अब देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ईरान मैदान जंग में जो चीजें नहीं हारा वो उनको टेबल पे नहीं हारेगा, और अमेरिका मैदान जंग में जो चीजें नहीं जीत पाया वो उनको टेबल पे नहीं जीत पाएगा, और यही हुआ है। ये तासुर पूरी दुनिया में है कि ईरान इस जंग का फातेह है। ये तासुर पूरी दुनिया में है कि कम वसाइल के बावजूद उन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं कालीबाफ का, जो सरबराह थे ईरानी वफद के। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है, या हम समझाने में कामयाब हो गए कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात के खात्मे के बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना बयान जारी किया। उनके 5 ट्वीट हैं जिनके अंदर उन्होंने तफसील लिखी हुई है। अब मुख्तसर मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास नेक नियति और इरादा है। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं है, यानी अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं है। इन्होंने जंगें की हैं, जब कभी मुज़ाकरात किए हैं बीच में इन्होंने जंग कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरानी वफद ने मुस्तकबिल से मुताल्लिक इक़दाम किए, लेकिन मुखालिफ फरीक इस मरहले पर ईरानी वफद का एतमाद हासिल करने में बिलाखिर नाकाम रहा। यानी बदएतमादी है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवा सका। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अमेरिकन सदर गए हैं वो अपनी बात कहकर चले गए। उन्होंने कहा जी कि हमने ईरान को बता दिया, बड़ी अच्छी ऑफर कर दी है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है। ऑफर उनके पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। ईरानी क्या कह रहे हैं? ईरानी कह रहे हैं हमने अमेरिका को समझा दिया कि हम क्या चाहते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। अब बॉल अमेरिका के कोर्ट में है, वो बताएं कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा ईरानी कौम का हकूक की पासदारी के लिए फौजी जिद्दोजहद के साथ डिप्लोमेसी को दूसरा तरीका हम समझते हैं। यानी सबसे पहले फौजी ताकत है जिससे हम जवाब देते हैं, दूसरा हम डिप्लोमेसी को भी एक तरीका समझते हैं। ईरान 9 करोड़ अफराद का मुल्क है। सुप्रीम लीडर के हुक्म पर सड़कों पर निकलने वाले बहादुर ईरानियों का शुक्रगुजार हूं। ईरान के 40 रोजा कौमी दिफा की कामयाबियां मुस्तहकम करने की कोशिशें हम जारी रखेंगे। तो ईरानी बड़े अज़म के साथ आए। लेकिन यहां पे एक खबर और है। जो ईरान के तर्जुमान है वजारत खारजा के इस्माइल बकाई, उनका स्टेटमेंट में हमें पता चल जाता है कि वो कौन सी चीजें जहां पे लॉक लग गया, जहां डेडलॉक था अमेरिका और ईरान के बीच में, वो चीजें कौन सी हो सकती हैं, ये आपको इस्माइल बकाई के स्टेटमेंट से आइडिया हो जाता है। उन्होंने कहा बाद उमूर पर पेशरफ्त हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, नहीं बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन चंद नकात पर इख्तलाफात बरकरार रहने के बायस कोई हतमी मुआहिदा हमारा अमेरिका के साथ नहीं हो सका। ये जो अहम चीजें हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो अहम मौजूआत है उनके बारे में जो उन्होंने चंद अल्फाज बोले उसमें पूरी कहानी है। सबसे पहले जो उन्होंने वर्ड बोला वो आबनाए हुर्मस है। यानी मैं आपको पहले से कह रहा था कि ये एक ऐसी चीज है जो जंग से पहले और बाद में बदल गई है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि जो आबनाए हुर्मस कल तक खुली थी, जंग करके वो आबनाए हुर्मस बंद करवा दी। ये प्रॉब्लम है। तो एक आबनाए हुर्मस है, एक ईरान का जोहरी प्रोग्राम है, एक जंगी हरजाना कि हमारा नुकसान पूरा करो, और पाबंदियों का खात्मा। ये वो 3 इश्यूज है जिनके बारे में उन्होंने कहा जी कि यहां पे डेडलॉक है और हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, कोई मुआहिदा नहीं हुआ। तो अब बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से अमेरिका और ईरान आगे नहीं बढ़ पाए। अब नाज़रीन, यूरेनियम का मामला जो है ना, वो अमेरिका के गले की हड्डी बना हुआ है पिछले साल से। वो कैसे बना हुआ है, ये ब्लूमबर्ग ने इसके बारे में एक रिपोर्ट भी लिखी है अमेरिका में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उन्होंने उन चीजों की निशानदेही कर दी है जिसके बारे में बात करते हुए लोग डरते हैं। मामला यह है कि अमेरिका को पहली मर्तबा ऐसा हुआ गुज़िश्ता 9-10 माह से ये पता ही नहीं है कि ईरान की यूरेनियम किधर है, हालांकि ये पहले निगरानी में होती थी। अब किसी ने उस यूरेनियम को देखा भी नहीं, किसी ने उसको चेक भी नहीं किया, किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। और यह हुआ जून 2025 की लड़ाई या मिस एडवेंचर के बाद। अमेरिका ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे ईरान के पूरे यूरेनियम जखीरे का उसको बिल्कुल दुरुस्त मालूम है, उसके बाद जीपीएस लोकेशन है कि कहां पे है। ये ब्लूमबर्ग लिख रहा है। बात हो रही है तकरीबन 441 किलोग्राम यूरेनियम की, जो इंतहाई अफसूदा हालत में है, और मजीद तकरीबन 8000 किलोग्राम कम अफसूदा मवाद भी वहां पे उनके पास मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वजीर दिफा ने इस हफ्ते बुनियादी तौर पर यह कहा कि हमें बिल्कुल मालूम है कि यह जखीरा कहां है, अस्फहान की सुरंगों में दफन है, और अगर तुमने उसे निकालने में हमारी मदद ना की तो हम खुद स्पेशल फोर्सेस भेजकर उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन असल परेशानी यह है कि IAEA जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो काम करती है,
वो खामोशी से ये बात तस्लीम कर रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता 9 माह से इस मवाद को ना देखा है ना उसकी तस्दीक की है। जून 2025 के हमलों के बाद से कोई रसाई इस मवाद तक नहीं हो सकी। ईरान ने 1 साल पहले ही IAEA को खबरदार किया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस मवाद को मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर देगा, और अब हालात देखकर लगता है कि ऐसा ही हुआ है। अब वियना में मौजूद सफारती ज़राए के मुताबिक IAEA का अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा आधा मवाद अस्फहान में बाकी हो सकता है, बाकी निकाला गया होगा। अब बाकी मवाद कहां हो सकता है? और एक और बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि ये मवाद जो है वो अब मूवेबल है, यानी वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है। जैसे पहले एक जगह पड़ा हुआ था, IAEA के लोग जाते थे, देख लेते थे, तस्दीक करते थे, अब उसके ऊपर निगरानी कोई नहीं है, किसी को नहीं पता ये कहां गया। अब ये हरकत कर रहा है और ये न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा जखीरा है, ये खतरा हो सकता है और ईरान को ही पता है कि ये कहां पे है। 3 अहम तरीन खबरें हैं और मैं इन तीनों खबरों के ऊपर रहूंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तीनों खबरें इमरान खान से मुताल्लिक हैं, आने वाली तहरीक से मुताल्लिक हैं और उनकी सेहत से मुताल्लिक हैं। और अलीमा खानम ने क्यों कहा कि मोहम्मद मुर्सी की तरह इमरान खान के साथ किया जाएगा, हकायक क्या है, मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और यह बड़ा बोल्ड कदम है। यानी किसी भी सूबे का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, या 3 दफा वज़ीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ, या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो बहुत उन्हें ज़हीन कहा जाता है, इनमें से कोई भी मीडिया को इस वक्त फेस नहीं कर सकता। कोई भी इस तरह मीडिया से मिलकर सख्त तरीन सवालात नहीं ले सकता। हत्ता कि जब DGI SPR ब्रीफिंग देते हैं तो उनमें सहाफियों का खून खुश्क हुआ होता है। यानी आपको पता है कि किस तरह के सहाफियों को बुलाया जाता है, किस तरह के वहां पे सवालात किए जाते हैं। सहाफी भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई सख्त सवाल पूछ लिया या कोई ऐसी बात की जिस पे साहब बहादुर को गुस्सा आ गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका आइडिया पाकिस्तान में सबको है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, सबसे अच्छे सवालात उन्होंने किए। यानी सहाफी तो बहुत सारे वहां पे गए, लेकिन जो सवालात डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किए, उससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान का आने वाला जो मुस्तकबिल है सहाफत का, वो बड़ा रोशन है। जो डिजिटल मीडिया के लोग वहां पे गए उन्होंने ज्यादा सख्त सवालात किए, ज्यादा रेलिवेंट सवालात किए और उन्हीं के सवालात के अंदर से खबरें बनी हैं। सबसे पहले तो ज़ीशान अजीज साहब ने बड़े अच्छे सवाल किए, आगा शेख सरवर साहब ने, शाकिर अवान साहब ने, ज़हीम लगारी साहब ने और बहुत सारे और दोस्त हैं, बड़े अच्छे सवालात किए। कुछ जो रेगुलर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी अच्छे सवालात किए। तो कुछ चीजें जो क्लियर हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, उन्होंने ये क्लियर किया कि रसाई नहीं, रिहाई के लिए तहरीक चल रही है। ये सवाल मैंने भी उठाया था कि सुहेल अफरीदी का ये कहना कि इमरान खान साहब तक रसाई के लिए तहरीक है, रिहाई के लिए नहीं है, तो वो मामला उन्होंने क्लियर किया कि जी पहले शायद मैं समझा नहीं पाया या कंफ्यूजन हो गई। ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है, उन तक रसाई के लिए नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दी कि फर्ज करें कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। यानी अगर मुलाकात हो जाती है मार्च से पहले तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब फिर जो पैगाम देंगे उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। अगर इमरान खान साहब जेल से यह पैगाम भेजते हैं कि आप मार्च ना करें तो हम नहीं करेंगे। अगर वो जेल से यह पैगाम भेजते हैं कि मार्च जरूर करें तो फिर हम करेंगे। और फिर यह भी पूछा गया कि जब आप वहां बैठे हो और एहतजाज कर रहे हो उस वक्त अगर इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवा दी जाती है तो उन्होंने कहा उस सूरत में भी इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे कि हमने उठना कब है। तो उठने के हवाले से एक क्लैरिटी वो ये लेकर आए कि हम इमरान खान साहब की रिहाई तक नहीं उठेंगे, हम उठेंगे तब जब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। और अगर उनकी रिहाई से पहले हमें उठाना है तो उसका हुक्म इमरान खान साहब जारी करेंगे तभी हम उठेंगे। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी आई इस सारे मामले में। एक और उन्होंने बात की इख्तलाफात के हवाले से। उन्होंने कहा जी जो इख्तलाफात है पार्टी के अंदर वो खत्म हो जाएंगे और 1 हफ्ते के बाद आपको किसी किस्म की कोई इख्तलाफात पार्टी में दिखाई नहीं देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और मैं, हम दोनों को आप एक कंटेनर पे देखेंगे, हम मिलकर तहरीक चलाएंगे और हो सकता है कि हम अलग अलग जगहों पर फैल के तहरीक चलाएं, हो सकता है हम एक तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जो भी लायामल होगा वो हम आखिरी हफ्ते में बताएंगे, अभी हम इसकी तैयारियां शुरू करेंगे। तो एक और जो सवाल था कि कितने लोगों को ले जाना चाहते हैं, इसमें उन्होंने कहा जी हम 20 लाख से जायद लोग इस्लामाबाद की तरफ इस मरतबा जाएंगे और ये एक दिन का मैच नहीं है, हो सकता है हमें कई दिन लग जाएं, हो सकता है कि हमें रुकना पड़े, हो सकता है हम फिर आगे बढ़े। तो ये एक लंबा मैच पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी वो हमारे साथ शामिल होगी इस एहतजाज में। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी आकर हमारे साथ एहतजाज का हिस्सा बनना चाहती है तो हम उसे वेलकम करेंगे।
फजल रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो वहां जो फैसला होगा वो किया जाएगा। फिर एक और बात जो उन्होंने कही वो ये कि फौज जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन जो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पे ज़हीम लगारी साहब ने एक सवाल पूछा था। ज़हीम लगारी साहब का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं उन्हीं के ट्वीट से आपको जवाब पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, जबकि इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला इसीलिए बनाया था कि आप ऑपरेशन रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। सुहेल आफरीदी साहब ने वादे जवाब दिया कि फौज वहां ऑपरेशन कर रही है, जबरदस्ती ऑपरेशन कर रही है और बदमाशी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन फौज खुद कर रही है और बदमाशी से कर रही है। सुहेल आफरीदी के मुताबिक सूबाई हुकूमत की मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है। उनका मौकिफ इससे कबल भी यही रहा है कि सूबे में फौजी ऑपरेशन के फैसले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। तो ये सुहेल अफरीदी ने कैटेगोरिकली कहा कि इस फौजी ऑपरेशन से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मोटी मोटी बातें जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि तमाम पार्टी ने मुशावरत के बाद 27 तारीख की कॉल दी है। उसकी वजह यह है कि मौसम बदल जाएगा, अदलिया की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, वकला भी आ जाएंगे, उन्होंने भी तहरीक का ऐलान किया हुआ है और दीगर कुछ चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत चली भी जाती है, कोई फिक्र नहीं, हम इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अलीमा खानम की जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्होंने जो तहरीक चलाई उससे हमें बहुत फायदा हुआ है और 27 सितंबर को भी हमें फायदा होगा। ये एहतजाज पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ होगा और हम जो प्लान करेंगे वो 7 दिन पहले बताएंगे। अच्छा, ये चीजें उन्होंने कही। सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि रसाई नहीं रिहाई। जो एक और बड़ी अहम बात उन्होंने कही वो मैं आपके सामने अब रखता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई कि अगर तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करोगे तो 5 दिनों के अंदर तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा। यह सुहेल अफरीदी साहब ने बातों बातों में बताया। इस पे ज़ीशान अजीज साहब ने सवाल किया कि आपको धमकी दी गई तो धमकी देने वाला कौन है जिसने आपको धमकी दी कि आपको 5 दिन के अंदर फारिग कर दिया जाएगा अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो एक बात तो आप अपने जहन। अच्छा, इस पे उन्होंने जवाब जो दिया सुहेल अफरीदी ने कि सेक्टर कमांडर ने धमकी दी थी। फिर बाद में मैंने चंद सहाफियों से राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ये पेशावर का सेक्टर कमांडर नहीं है, ये भी कंफर्म किया गया। अब ये दो ही हो सकते हैं, या इस्लामाबाद का हो सकता है या पेशावर का सेक्टर कमांडर हो सकता है। तो जब ये खबर आई कि पेशावर का नहीं है तो फिर तो ये इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर होगा, उसने ये धमकी दी है। अब देखें, जो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान है ना, ये एक पॉलिटिकल मूव है। इसकी आइन और कानून में इजाजत है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। ये कोई गैर आइनी और गैर कानूनी चीज नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई सरकारी मुलाजिम या कोई फौजी ऑफिसर जिसने हलफ लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, अगर वो एक मुंतखब वजीर आला को जो करोड़ों लोगों का नुमाइंदा है उसको अगर धमकी लगाता है और उसे ये कहता है कि मैं तुझे नाअहल कर दूंगा 5 दिन के अंदर अगर तूने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो सेक्टर कमांडर की ये धमकी जो है वो उसके हलफ से गद्दारी है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये तो बता दिया कि सेक्टर कमांडर ने कहा है। DGISPR रोज आकर ये कहते हैं और उनके बाकी लोग भी रोज ये कहते हैं कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो इस पे अब DGISPR को और आर्मी चीफ को जवाब देना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये कौन सा सेक्टर कमांडर है जो एक सूबे के वजीर आला को ये कहता है कि अगर तुमने कोई सियासी कारकर्दगी की या तुमने कोई सियासी मूवमेंट चलाने की कोशिश की, जो हर सियासतदान का हक है, अगर तुमने कोई सियासी तहरीक का ऐलान किया तो मैं 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दूंगा। यह है कौन? इसके बाप का मुल्क तो नहीं है ना, ये नवाब तो नहीं बन के बैठा हुआ इस मुल्क के ऊपर, सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह ले रहे थे हमारे पैसों से। ये कैसे धमकी लगा सकता है एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस काम से मना किया था, आईने पाकिस्तान इस काम से मना करता है, फौज का हलफ इस काम से मना करता है। तो एक सेक्टर कमांडर कैसे एक मुंतखब वजीर आला को, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, जिसको अवाम लेकर आई है, जिनके पैसों से वो सेक्टर कमांडर तनख्वाह लेकर अपने बच्चे पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, खुद भी रोटी खाता है, अपने घर वालों को भी रोटी खिलाता है, वो कैसे उसे धमकी लगा सकता है कि 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा? एक बड़ा सवाल है ना, इसका जवाब आना चाहिए। DGISPR को भी जवाब देना चाहिए, इसका जवाब आर्मी चीफ को भी देना चाहिए और सेक्टर कमांडर से पूछा जाना चाहिए। और सुहेल अफरीदी साहब की जिम्मेदारी क्या है? जो आइन और कानून के मुताबिक है। देखिए, जब एक जिम्मेदार शहरी होता है ना, उसके सामने कोई जुर्म होता है या उसके साथ कोई जुर्म होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रोके। एक जिम्मेदार शहरी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गैर आइनी गैर कानूनी हरकत देखे तो उसको रोके या उसको रिपोर्ट करे।